अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप के सब अच्छे होंगे। हाँ जी, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और आज की जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज सर्विस। कि सीपीए एक्ट में सर्विस का मतलब क्या है, क्योंकि हमने डेफिशिएंसी इन सर्विस के बारे में डिस्कशन की थी, इसलिए कि अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट को एक ऐसी सर्विस दे रहा है जिसमें डेफिशिएंसी है, और अगर उस डेफिशिएंसी की वजह से सर्विस रिसिपिएंट को कोई भी इंजरी हो रही है या अदर प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, तो उसको हम हार्म में काउंट करते हैं। इसीलिए सर्विस का मीनिंग क्या है वो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है कि सीपीए एक्ट में कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं जो कवर्ड है। ठीक है, चलिए जी। सर्विस का मतलब दिया हुआ है, सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स। ये कह रहे हैं कि सर्विस जो होगा वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है सर्विस का, जो पोटेंशियल यूजर्स के काम की है, बेनिफिट के लिए। एंड इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू, सर्विसेज में क्या क्या आएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं आएगा। बट नॉट लिमिटेड टू का मतलब क्या हुआ, सिर्फ जो आने वाले नाम दे रखे हैं, जो इन्होंने नाम दे रखे हैं, सिर्फ वही सर्विस में कवर नहीं है, उनके अलावा और कुछ भी सर्विस में कवर हो सकता है। पर इन्होंने कौन कौन से नेम दिए हुए हैं? बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, टेलीकॉम, बोर्डिंग एंड लॉजिंग और बोथ, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट और परवेइंग ऑफ न्यूज और अदर इंफॉर्मेशन। ये सब एक्टिविटीज सर्विस में कवर्ड है। पर सर्विस का मतलब, सर्विस का दायरा इन्हीं तक सीमित नहीं है, इनके अलावा जो इनमें नेम नहीं लिखा हुआ वो भी सर्विस में कवर हो सकती है। और अदर इंफॉर्मेशन बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। ये कह रहा है कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, जो फ्री में दी जा रही है, वो सर्विस हम सीपीए में कवर नहीं करेंगे। और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर में कोई सर्विस दी जा रही है, वो सर्विस भी सीपीए में कवर नहीं होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, हम दो टर्म समझते हैं। देखिए, दो टर्म होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक टर्म होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? अ पर्सन प्रोवाइडिंग एनी प्रोफेशनल सर्विस एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है?
और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब है जब भी एक पर्सन किसी एम्प्लॉयर के अंडर या किसी और पर्सन के अंडर काम करता है, एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है। जैसे कि जो लोग जॉब करते हैं, तो जॉब करना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कवर होगा, क्योंकि जॉब करने के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और जो एम्प्लॉई है वो किसके कहने पे काम करेगा, अंडर द गाइडेंस सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा, जैसा एम्प्लॉयर गाइड करेगा, उसी तरीके से एम्प्लॉय जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। दूसरा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होता है, जब भी एक पर्सन अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर किसी दूसरे पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, परमानेंटली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर। वहां पे एक पर्सन अपनी स्पेशलाइज नेचर ऑफ सर्विस परफॉर्म करने के लिए गया है किसी दूसरे पर्सन के पास, और बदले में फी चार्ज कर लेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कभी भी सर्विस रिसिपिएंट के डायरेक्शन पे, गाइडेंस में, कंट्रोल में काम नहीं करता। सर्विस प्रोवाइडर अपने अकॉर्डिंग काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर। ठीक है, तो ये दो टर्म होती है, जिसमें से हमको कौन सी लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाली सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किसके थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू। किसको, एम्प्लॉयर को, और बदले में सैलरी चार्ज कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो सर्विस जो है सीपीए में कवर नहीं होती है। तो सर्विस का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि सर्विस का मतलब क्या होगा। ये कह रहे हैं कि सर्विस किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है जो किसी पोटेंशियल यूजर को प्रोवाइड की जा रही है उसके बेनिफिट के लिए। उसके अलावा लिखा हुआ है कि सर्विसेज में क्या क्या आएगा, काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, पर सर्विस का मतलब उन्हीं तक नहीं है, उनके अलावा कुछ और भी कवर हो सकता है। पर वो जो नाम लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, एम्यूजमेंट हुआ, एटसेट्रा। सर्विसेज में क्या कवर नहीं है, दो तरह की सर्विस है जो कवर नहीं है। ऐसी सर्विस जो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड की जा रही है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, सर्विस के अंदर कवर नहीं होगा। तो ये हमारी सर्विस की डेफिनेशन थी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के ऊपर एक डिसाइडेड केस लो दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उसको भी देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन वर्सेस वीपी सनाथा observed that a contract for service implies a contract whereby one party undertakes to render services। ये कह रहा है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, जब एक पार्टी किसी दूसरे पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और फॉर अनदर इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच ही इज नॉट सब्जेक्ट टू डिटेल्ड डायरेक्शन एंड कंट्रोल but exercise professional or technical skills and use his own knowledge and discretion। देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी ही नॉलेज, अपनी ही स्किल इस्तेमाल करेगा, किसी और के गाइडेंस में, किसी और के डायरेक्शन पे काम नहीं करता। सेकंड डिफाइन क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ऑन द अदर हैंड इंप्लाइज रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, जिसको हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी बोल देते हैं, एंड इन्वॉल्व्स एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द ऑर्डर्स इन द वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड एज टू इट्स मोड एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर आपको, मतलब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की बात माननी पड़ती है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कवर्ड नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कवर्ड है। नेक्स्ट आ जाओ सस्पिशियस गुड्स के ऊपर, सॉरी स्प्रियस गुड। स्प्यूरियस गुड्स कौन से होते हैं, देखो, स्प्यूरियस गुड्स मींस सच गुड्स व्हिच आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन। ये कह रहा है ऐसे गुड्स जिनको झूठ मूठ में सही और जेन्युइन बताया गया है, ऐसे गुड्स जो एक्चुअल में डिफेक्टिव है, खराब है, बेकार है, पर जानबूझ के झूठ बोल के हम उन गुड्स को जेन्युइन बता रहे हैं, मतलब ओरिजिनल बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, 100% ओके बता रहे हैं, उन गुड्स को बोल रहे हैं स्प्यूरियस गुड्स। नेक्स्ट आओ ट्रेडर के ऊपर। ट्रेडर इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स, distributes any goods for sale and includes the manufacturer therefore, and where such goods are sold or distributed in package form includes the packer thereof।
ये कह रहा है कि ट्रेडर का मतलब क्या होगा, ऐसा पर्सन जो गुड्स बेच रहा है, ट्रेडर है। ऐसा पर्सन जो गुड्स बना के बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है। ऐसा पर्सन जो सिर्फ पैकिंग करके बेच रहा है, बने बनाए गुड्स लेता है, पैकिंग करता है और सेल कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए ट्रेडर माना जाएगा। तो ट्रेडर के अंदर सेलर भी आ गया, मैन्युफैक्चरर भी आ गया, कोई पैकर है तो वो पैकर भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट पे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, trader, or service provider on the one hand and a consumer on the other, having such terms which causes significant change in the rights of such consumer। देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है मान लो, ठीक है। इसमें अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें कम से कम दो पार्टी होती है, ठीक है। एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी कौन है, मैन्युफैक्चरर, या फिर बोल रहा है ट्रेडर, या बोल रहा है सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट पार्टी है ये। इन तीनों में से कोई भी एक पार्टी हो सकती है। दूसरी पार्टी कौन होगी, कंज्यूमर। ये हमारी हो गई सेकंड पार्टी, ठीक है। तो कह रहा है कि जब भी किसी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर एक तरफ और दूसरी तरफ कंज्यूमर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट से कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंज इन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चेंज आ रहा है, किसमें, चेंज इन राइट्स ऑफ किसके, कंज्यूमर के। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से कंज्यूमर के राइट्स के अंदर चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब क्या है, या तो राइट्स पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सिर्फ राइट्स में कमी आएगी ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। डेट्रीमेंटल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है चेंज। जब किसी कंज्यूमर के अधिकार बदल रहे हैं, बदलने का मतलब इंक्रीज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, डिक्रीज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं सर, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब देखो उसमें कुछ केसेस दे रखे हैं आपको कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस बनती हैं, ऐसे कौन कौन से केस बनते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है, अनफेयर बन सकता है। देखिए जी, टोटल हमको 6 केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस लिखा हुआ है, रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली excessive security deposit to be given by a consumer for the performance of contractual obligation। देखिए फर्स्ट केस क्या, फर्स्ट केस में लिखा हुआ है एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका मतलब क्या बना, अगर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर जो भी पर्सन है फर्स्ट पार्टी, वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर से सिक्योरिटी मांग रहा है और वो भी एक्सेसिव, मतलब जितनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होनी चाहिए। मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई कंज्यूमर है, वो किसी मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर है उसकी पॉलिसी क्या है, अगर उससे कोई भी पर्सन बल्क में गुड्स परचेज करता है तो उसकी पॉलिसी है, अगर बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हो और साथ में क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हो, तो जितने के आप गुड्स परचेज करोगे उसका आपको 20% अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कंज्यूमर है ए,
और मैन्युफैक्चरर है बी। ए बी से गुड्स परचेज कर रहा है 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख का 20% कितना होगा, 2 लाख होगा। तो सिक्योरिटी के तौर पे ए को कितने जमा करवाने चाहिए, बी के पास 2 लाख रुपए जमा करवाने चाहिए। पर बी क्या कर रहा है, ए से 50% सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है कि आपको 50% डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए है उसके राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव चेंज आ रहे हैं राइट्स के अंदर, क्योंकि जो बी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक्सेस सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है जितने की वो औरों से डिमांड नहीं करता। औरों से नॉर्मली जितनी सिक्योरिटी डिमांड करता है उससे ज्यादा सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है ए से बी। तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे अगर ऐसा केस बनेगा तो फर्स्ट केस में लिखा हुआ है, जब भी एक कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ट्रेडर के थ्रू या फिर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक्सेसिव सिक्योरिटी डिमांड की जाती है, जो नॉर्मली वो डिमांड करते हैं उनसे ज्यादा सिक्योरिटी डिमांड की जा रही है, तो वो वहां पे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन के अंदर फॉल कर जाएगा। सेकंड केस दिया हुआ है, imposing any penalty on the consumer for the breach of contract thereof which is wholly disproportionated to the loss occurred due to such breach to the other party to contract। अदर पार्टी मतलब मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा है, ट्रेडर की बात कर रहा है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर की बात की जा रही है। अब देखो हुआ क्या, एक केस लेते हैं एक्स और वाई। एक्स है मान लो मैन्युफैक्चरर और वाई है हमारा कंज्यूमर। वाई ने क्या किया, एक्स के साथ कोई एग्रीमेंट किया गुड्स परचेज करने का, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में जो मतलब कि एग्रीमेंट हुआ वो जितने गुड्स को लेकर के हुआ उनके अमाउंट मान लो है 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए के गुड्स परचेज करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ एक्स और वाई के बीच में। एक्स मैन्युफैक्चरर है और वाई क्या है, हमारा कंज्यूमर है। अब हुआ क्या कि वाई ने जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन थी उनमें से किसी एक टर्म का, किसी भी एक कंडीशन क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ठीक है। और उनका जो एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ती है, तो फिर डैमेज क्लेम किए जाएंगे, अमाउंट क्लेम की जाएगी, कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा। किसके द्वारा, एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। और यहाँ पे डिफॉल्ट किसने किया, कंज्यूमर ने ब्रीच किया। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके थ्रू हुआ है, कंज्यूमर के थ्रू हुआ है। तो एग्रीव्ड कौन बन गया, वो मैन्युफैक्चरर जो एक्स है वो क्या बन गया, यहाँ पे एग्रीव्ड बन गया। अब एक्स की बात जायज है कि उसको कंपनसेशन क्लेम करना चाहिए वाई से, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में डिसाइड हो रखा है ब्रीच होने पे कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा। पर एक्स जो कंपनसेशन क्लेम कर रहा है वो अनाप शनाप कंपनसेशन क्लेम कर रहा है, मतलब एक ऐसी अमाउंट क्लेम कर रहा है जिसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेने देना नहीं है, ठीक है। मतलब मान लो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे एक्चुअल में जो एक्स को लॉस हो रहा है वो हम मान के चल रहे हैं कि 3 लाख रुपए का हो रहा है। एग्रीमेंट था 5 लाख का, कुछ गुड्स ले लिए थे भाई ने एक्स से, उसकी पेमेंट भी कर दी थी, और पार्शियल गुड्स लेने बाकी थे, और बाकी गुड्स लेने से पहले ही वाई ने ब्रीच कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है, एक्स को 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो डैमेज क्लेम किया जाएगा, कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा, नो डाउट क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा है वो होली क्या है, डिसप्रपोर्शनेट। मतलब एक्स ने समझदारी के अकॉर्डिंग, एक्स ने समझदारी ना दिखाते हुए एक अनाप शनाप अमाउंट क्लेम कर ली है, किसके थ्रू, वाई के थ्रू। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के अंदर फॉल किया जाएगा। फिर थर्ड केस दे रखा है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली पेमेंट, अर्ली रीपेमेंट ऑफ डेट्स ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल पेनल्टी। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, अगर हम किसी पर्सन ने क्या किया हुआ है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हुए हैं या फिर किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, और हम टाइम से पहले पेमेंट करते हैं, तो सामने वाली पार्टी जो लैंडर थी या जिसने हमें गुड्स सेल किए थे उधार में, वो हमसे पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट, उसको जो है इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। आप उसको टाइम से पहले पैसे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं सामने वाले को इंटरेस्ट की अमाउंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जितने टाइम मांगा गया था, मान लो 5 साल के लिए लोन लिया, ए ने क्या किया,
बी से लोन लिया 5 साल के लिए 10 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट रेट कितनी है, हम ये मान के चल रहे हैं 15% इंटरेस्ट रेट है पूरे साल की, और 2 साल के बाद ही ए बी को उसका लोन वापस करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं बी को 3 साल के इंटरेस्ट का लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार लेंडर क्या करता है, अर्ली रीपेमेंट के केस में पेनल्टी इंपोज करता है कि आपको अर्ली पेमेंट करनी है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आप पे पेनल्टी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि अर्ली पेमेंट करने की वजह से जो मुझे इंटरेस्ट की इनकम का लॉस होगा, उसके लिए ये पेनल्टी मैं आप पे इंपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे केस क्या दिया हुआ है, जो हमारा लेंडर है वो रिफ्यूज कर रहा है क्या करने में, अर्ली पेमेंट रिसीव करने के बदले में, और जबकि जो बोरोवर है वो पेनल्टी पे करने को भी तैयार है। मतलब मान लो बी ने ए को जब लोन दिया था तो उनका लोन एग्रीमेंट बना था, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि अगर ए चाहे तो टाइम से पहले पैसे सारे पैसे डिपॉजिट करवा सकता है, अपना लोन रीपे कर सकता है, पर उस केस में ए को अर्ली पेमेंट करने की वजह से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और ए इस बात पे एग्री भी हो गया। और अब ए के पास मान लो पैसों का इंतजाम हो गया, तो वो अपना लोन चुकता करना चाहता है। ठीक है, अपना लोन भरना चाहता है और पेनल्टी देने को भी तैयार है, पर तैयार कौन नहीं हो रहा, बी। और जबकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा हुआ था और बी ने खुद लिखा था, और उस टाइम पे ए एग्री भी हो गया था। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है कि जब भी बोरोवर अपने लोन की पेमेंट करना चाहता है, या जिसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए थे वो बायर जल्दी टाइम से पहले अपनी उधार चुकाना चाहता है, वो भी पेनल्टी के साथ, पर फिर भी जो सेलर है या जो लेंडर है वो मना कर रहा है लोन की रीपेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4, एंटाइटलिंग अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली विदाउट रीजनेबल कॉज। ये कह रहा है कि ऐसा कोई अधिकार, एंटाइटल करना मतलब परमिशन देना, अलाउ करना, जो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे हमने यहाँ पे केस लिया था, यहाँ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, एक तो ये पार्टी हो गई हमारी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ये है और दूसरा ये है। ये कह रहा है कि जब भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई भी पार्टी जब भी चाहे अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है दूसरे पार्टी से बिना पूछे, बिना कोई कारण के, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसमें कवर किया जाएगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होता है तो सामने वाली पार्टी की कंसेंट चाहिए होती है, या फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है टर्मिनेशन के लिए। पर यहाँ पे आप दोनों ही चीज नहीं ले रहे, ना तो कंसेंट ले रहे हो और ना ही रीजनेबल कोस्ट शो कर रहे हो, तो उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा सर, अनफेयर माना जाएगा। नेक्स्ट केस दिया हुआ पॉइंट नंबर 5 में, परमिटिंग और हैज द इफेक्ट ऑफ परमिटिंग वन पार्टी। परमिट करना मतलब परमिशन देना, अलाउ करना, टू असाइन द कॉन्ट्रैक्ट, असाइन मतलब ट्रांसफर करना, टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर पार्टी हु इज अ कंज्यूमर विदाउट हिज कंसेंट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को परमिशन दी जा रही है, और जिसको परमिशन दी जा रही है वो ये पार्टी है। देखो पहले तो क्या बोला इन्होंने, परमिटिंग और हैज द इफेक्ट ऑफ परमिटिंग वन पार्टी, ये वो जो वन पार्टी है वो यही वाली पार्टी है। ऐसा हमें कैसे पता लगा, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है, अदर पार्टी को हो रहा है, जो क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर सेकंड पार्टी है, इसके डेट्रीमेंट में नुकसान किसको हो रहा है, कंज्यूमर को हो रहा है, तो ये सेकंड पार्टी है। तो इसके अलावा दूसरी पार्टी कौन बची है, ये वाली पार्टी बची है। तो कह रहा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को ट्रांस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी पार्टी से बिना पूछे ट्रांसफर करने का अधिकार है, और पार्टी कौन है, कंज्यूमर है, और उस ट्रांसफर से दूसरी पार्टी का मतलब कंज्यूमर का क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माना जाएगा सर, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और लास्ट केस दिया हुआ है, इम्पोजिंग ऑन द कंज्यूमर एनी अनरीजनेबल चार्ज
obligation or condition which puts such consumer to disadvantage। या फिर बोल रहा है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंज्यूमर के ऊपर बेवजह बिना कारण के आरोप लगाए जा रहे हैं, बेवजह बिना कोई कारण के कंडीशंस इंपोज की जा रही है, जिससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, कंज्यूमर का हो रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी किस में कवर होगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हमने डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है और समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है उसको समझते हैं। Unfair trade practice means a trade practice which, for the purpose of promoting the sale, use or supply of goods, or for the provision of any service, adopts any unfair method or unfair or deceptive practice, including any of the following practices। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा अनफेयर मेथड या कोई भी ऐसी डिसेप्टिव प्रैक्टिस, धोखा देने वाली प्रैक्टिस, जो किस लिए की जा रही है, किस इंटेंशन से की जा रही है, सेल को प्रमोट करने के लिए या फिर गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए या सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही है, सेल इंक्रीज करने के लिए, गुड्स की सप्लाई को बढ़ाने या कम करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए या रोकने के लिए कोई भी ऐसी गलत प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, उसको हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब एक्टिविटी। और कह रहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होंगी, वो आपको उसकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि लिस्ट में फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर orally or in writing form or by visible representation including by means of electronic mode। देखो ये कह रहा है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट रिलीज करना, चाहे ओरल फॉर्म में हो, चाहे राइटिंग फॉर्म में हो, चाहे विजिबल मतलब पोस्टर के थ्रू है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू है, कैसे भी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, चाहे फिजिकल मोड में है, कैसे भी है, उस स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, falsely represents that goods are of particular standard, quality, quantity, grade, composition, style और model। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम झूठ बोल रहे हैं कि जो हमारे गुड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हैं, किसी पर्टिकुलर क्वालिटी के हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी बता रहे हो, जबकि एक्चुअल में उन गुड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्वांटिटी कुछ और है, पर स्टेटमेंट के थ्रू आप क्वांटिटी कुछ और बता रहे हो। एक्चुअल में गुड्स की क्वालिटी कुछ और है, और जबकि स्टेटमेंट के थ्रू आप क्वालिटी कुछ और बता रहे हो गुड्स की, और जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। फिर बी में लिखा हुआ है फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट सर्विसेज आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी और ग्रेड। पहले वाले केस में ए में गुड्स की बात कर रहा था, बी में सर्विस की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई ऐसी सर्विस जिसके बारे में आप स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हो, ओरली या फिर राइटिंग फॉर्म में या फिर विजुअल फॉर्म में, ठीक है, फिजिकल मोड में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कैसे भी स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हो, उसमें आप झूठ बोल रहे हो। उसमें हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जो सर्विस है वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की है, क्वालिटी की है, और जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही एक्टिविटी किस में कवर की जाएगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर की जाती है। नेक्स्ट आओ, सी में लिखा हुआ है फॉल्सली रिप्रेजेंट्स कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप झूठ बोल रहे हो, एनी रीबिल्ड, सेकेंड हैंड, रिनोवेटेड, रिकंडीशन और ओल्ड गुड्स एज अ न्यू गुड। आप एक ऐसी स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हो जिसमें झूठ बोल रहे हो कि जिन गुड्स को आप बेच रहे हो वो क्या है, नए गुड्स हैं, जबकि एक्चुअल में वो गुड्स क्या है, पुराने हैं। पुराने गुड्स को नया बता के स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हो बेचने के लिए, तो वो एक्टिविटी भी किस में कवर की जाएगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर होगी। नेक्स्ट आओ, रिप्रेजेंट्स दैट गुड्स और सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, accessories, uses और benefits which such goods और services do not have। ये कह रहे हैं कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू
हम ऐसा बता रहे हैं कि हमारे गुड्स में, अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो, या अगर हम सर्विस में डील कर रहे हैं तो हमारी सर्विस में क्या है, कोई अगर अप्रूवल चाहिए जिन सर्विस में हम डील कर रहे हैं, अगर उन सर्विस को सर्विस रिसिपिएंट तक पहुंचाने के लिए कोई किसी डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए, तो उस सर्विस के रिगार्डिंग हमने अप्रूवल ले रखी है, या हमारी जो सर्विस है वो किसी कंपनी के थ्रू, किसी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, हम ऐसा बोल रहे हैं, या अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो कुछ ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं जिसमें हमें परमिशन चाहिए, डेंजरस गुड्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो हम ऐसा शो कर रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू कि हमारे पास लाइसेंस है उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए, या फिर हमारे गुड्स किसी कंपनी के थ्रू, किसी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, हम ऐसा स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम देखा जाए तो पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसीव कर रहे हैं पब्लिक को। तो ऐसी एक्टिविटी किसमें कवर है सर? अनफेयर प्रैक्टिस में कवर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू सेलर या फिर सप्लायर के पास स्पॉन्सरशिप है, वो ऐसा बता रहा है, या अप्रूवल है ऐसा बता रहा है, एफिलिएशन मतलब कि अप्रूव्ड है सर्टिफिकेट के थ्रू, और जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल के बिल्डिंग के बाहर नेम लिखा होता है स्कूल का, और लिखा होता है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड के थ्रू एफिलिएटेड स्कूल है, और बस लिखा हुआ है वहां पे, स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में सीबीएसई से कोई भी एफिलिएशन उस स्कूल के पास नहीं है। तो वहां पे वो सप्लायर, वो सेलर, वो सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है? डिसीव कर रहा है पब्लिक को। ये लिखा हुआ पॉइंट ई में। अब पॉइंट डी और ई में फर्क क्या हुआ? डी में भी स्पॉन्सरशिप की, अप्रूवल की, एफिलिएशन की बात कर रहा था, और ई में भी वही बात कर रहा है। देखो, डी में बात कर रहा था पर्टिकुलर गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, ई में बात कर रहा है सेलर के लिए, जो एंटिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है या जो एंटिटी गुड्स में डील कर रही है, अगर उस एंटिटी को कोई एफिलिएशन चाहिए, कोई अप्रूवल चाहिए, कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए जो जरूरी है लेनी, तो ई में उसकी बात की जा रही है। डी में एंटिटी की बात नहीं कर रहे, कोई एंटिटी है जो दो तरह के गुड्स में डील कर रही है। एक गुड ऐसा है जिसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, दूसरा गुड ऐसा है जिसमें विदाउट अप्रूवल आप उस गुड में डील नहीं कर सकते, तो उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए आपको क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। तो डी में गुड्स और सर्विस की बात हो रही है, ई में एंटिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर एफ में, मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप झूठ बोल रहे हो कि जिन गुड्स और सर्विस को हम डील कर रहे हैं वो यूजफुल है, जबकि यूजफुल नहीं है। उस सर्विस की, उस गुड की सबको जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब हम एक ऐसे गुड में, एक ऐसी सर्विस में डील कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है, पर हम झूठ बोल के वो गुड या वो सर्विस सभी तक पहुंचा रहे हैं जिनकी उनको नीड नहीं है, उनको भी हम दे रहे हैं वो गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सके। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर जी में, गिव्स टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, एफिकेसी, एफिकेसी मतलब यूज, और लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट और ऑफ एनी गुड्स दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एन एडिकेट और प्रॉपर टेस्ट देयर ऑफ। ये कह रहा है कि पब्लिक को किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग कोई वारंटी देना, कोई गारंटी देना, या फिर जिस गुड्स को पब्लिक परचेज कर रही है, जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में बताना कि जी गुड्स बहुत बढ़िया है, 10 साल तक चलेगा, 15 साल तक चलेगा, ऐसे है वैसे है, जबकि उसकी लाइफ क्या है सेलर को खुद को नहीं पता। सेलर को खुद को नहीं पता लाइफ क्या है। क्यों नहीं पता? कोई टेस्टिंग नहीं हो रखी उसकी। टेस्टिंग के बिना आप लाइफ कैसे जान लोगे किसी भी गुड की? तो बिना टेस्टिंग के आप अपने गुड्स की बढ़ाइयां मार रहे हो, ठीक है, तारीफ किए जा रहे हो कि जी गुड्स बहुत अच्छे हैं, लंबे समय तक चलेंगे, 15 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे, ऐसे है वैसे है, और जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई प्रायर टेस्टिंग नहीं कर रखी, हम बिना टेस्टिंग किए ये सारी बातें बोल रहे हैं। तब भी ये किस में कवर होगा सर? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि अगर एक्चुअल में टेस्टिंग हो रखी है, पॉइंट नंबर जी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर जी में क्या बोल रखा हुआ था?
बिना टेस्टिंग के हम गुड्स की लाइफ के बारे में पब्लिक को बता रहे हैं, गारंटी दिए जा रहे हैं, वारंटी दिए जा रहे हैं बिना टेस्टिंग के। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है कि सेलर ने पहले से ऑलरेडी टेस्टिंग करवा रखी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेलर पे ही आएगा। देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिफेंस इज रेज्ड, डिफेंस मतलब बचाना। अब अपने गुड्स को लेकर के, अब गुड्स को लेकर के कौन बचाएगा? गुड्स को लेकर के डिफेंस कौन रेज करेगा? सर, बेचने वाला। ठीक है, क्योंकि पब्लिक तो उसके खिलाफ केस कर देगी कि जी इन्होंने ऐसे कहा था कि गुड्स की लाइफ बहुत है। कोर्ट में ऐसा बोलेगी कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या बोलेगा कोर्ट के अंदर कि जी सेलर ने हमें बोला था कि गुड्स की लाइफ 15 साल है, और जबकि ये तो 1 साल में गुड खराब हो गया हमारा, तो हमको रिप्लेस करवा के दो या हमारे पैसे रिटर्न करवाओ। अब सेलर क्या बोल रहा है कोर्ट में कि जी जनरली उस गुड की लाइफ 15 साल ही है, हमने टेस्टिंग करवा रखी है, हमें नहीं पता इनका गुड 1 साल में कैसे खराब हो गया। ठीक है, पर आज तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। हमने प्रॉपर टेस्टिंग करवाने के बाद ये सारी बातें बोलते हैं पब्लिक को, कंज्यूमर को, तो हम इन्हें कोई भी क्लेम नहीं देंगे, ना तो गुड रिप्लेस करेंगे और ना ही इनके पैसे रिटर्न करेंगे। अब कोर्ट बोलेगा सेलर को कि वो डिफेंस रेज कर रहा है। डिफेंस क्यों? अपने गुड्स को बचा रहा है। कौन बचा रहा है? सेलर। तो जो पार्टी डिफेंस की साइड है, डिफेंस रेज कर रही है, उसे ही प्रूव करना पड़ता है कि दिखाओ, टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाओ, आपने टेस्टिंग करवा रखी है, प्रूव करो इस बात को। कोर्ट ऐसा बोलेगा। और किसको बोलेगा? सेलर को बोलेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ टेस्टिंग का किसके ऊपर आएगा? हमेशा सेलर के ऊपर आता है। ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वाले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जी पॉइंट के ऊपर। makes to the public a representation in a form that purports to be a warranty or guarantee to a product or of any goods or service। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी भी गुड के वारंटी और गारंटी के बारे में, a promise to replace, maintain or repair an article or any part thereof, or to repeat or continue a service until it has achieved a specified result, if such purported warranty or guarantee or promise is materially misleading, or if there is no reasonable prospect that such warranty, guarantee or promise will be carried out। अब देखो, ए और बी में कंबाइन लिखा हुआ है। ए में क्या बोला? हम पब्लिक को स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे गुड्स परचेज करो, हम इतने साल की वारंटी देते हैं, इतने साल की गारंटी देते हैं। या फिर आप पब्लिक को प्रॉमिस कर रहे हो कि हम आपका आर्टिकल जो आप हमसे परचेज करोगे, कभी भी वो 5 साल में खराब हुआ तो आ करके बदलवा के ले जाना फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा हम प्रॉमिस कर रहे हैं। या फिर आप बोल रहे हो कि 5 साल में कभी भी हमारा आर्टिकल खराब हुआ तो आप उसको रिपेयर करवा लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के रिपेयर करवा लेना। आप ऐसे प्रॉमिस कर रहे हो, और जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी आप नहीं करोगे। बस आप एक बार गुड्स को सेल करना चाहते हो, कस्टमर जोड़ना चाहते हो, इसीलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो। और जबकि एक्चुअल में आपकी इंटेंशन क्या है? कोई गारंटी की इंटेंशन नहीं है, कोई वारंटी की इंटेंशन नहीं है। जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, रिप्लेसमेंट की, रिपेयर की, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप कुछ नहीं करने वाले एक्चुअल के अंदर, पर झूठ बोल रहे हो जान करके, ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो, आपके साथ कस्टमर्स जुड़े। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई पॉइंट के अंदर, मटेरियली मिसलीड द पब्लिक concerning the price at which a product or like products or goods or services have been or are ordinarily sold or provided, or for this purpose a representation as to the price shall be deemed to refer to the price at which the product or goods or services has or have been sold by the seller or provided by the suppliers generally in the relevant market। अब देखिए, पॉइंट नंबर आई में क्या बोल रहे हो? पॉइंट नंबर आई ऐसी बोल रही है, ऐसा बोल रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक एट लार्ज के सामने स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है और उस स्टेटमेंट के अंदर आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो, भटका रहे हो, किस चीज को लेकर के? किसी भी गुड या सर्विस के प्राइस को लेकर के। ठीक है, आप प्राइस को लेकर के भटका रहे हो कि हम औरों से सस्ते रेट पे सामान बेच रहे हैं, ऐसे है वैसे है, और जबकि एक्चुअल में आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो ये पॉइंट नंबर आई में कवर है। तो पॉइंट नंबर आई में हम स्टेटमेंट में कौन सी गलत बात के लिए पब्लिक को भटका रहे हैं? सर, प्राइस को लेकर के, गुड्स के या सर्विस के, दोनों कवर हो सकते हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर जे में, गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिसपैरेगिंग द गुड्स सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन। डिसपैरेगिंग मतलब सामने वाले या कंपटीटर के गुड्स को गलत बताना। ये कह रहा है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप जान करके झूठ बोल रहे हो और अपने गुड्स बढ़िया बता रहे हो और अपने कंपटीटर के गुड्स बेकार बता रहे हो, ताकि जो कस्टमर है वो आपसे गुड्स परचेज करे, आपके कंपटीटर के पास ना जाए। ठीक है, और जबकि है उल्टा, हमारे गुड्स बेकार हैं और कंपटीटर के गुड्स बढ़िया हैं, और जबकि हम बता रहे हैं उल्टा कि हमारे गुड्स अच्छे हैं और सामने वाले के गुड्स बेकार है, उससे मत परचेज करना। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट अगर आप रिलीज कर रहे हो तो वो भी किस में कवर की जाएगी सर? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर होगी। तो ये हमारा अभी तक फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ है। देखो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसके सारे सब पार्ट दे रखे थे, तो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया जिसमें स्टेटमेंट की बात हो रही थी। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट वेदर इन एनी न्यूज़पेपर और अदरवाइज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर द सेल और सप्लाई एट अ bargain price of goods or service that are not intended to be offered for sale or supply at the bargain price or for a period that is and in quantities that are reasonable, having regard to the nature of market in which the business is carried on, the nature and size of business and the nature of advertisement। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक में क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट दे रहा है, न्यूज़पेपर में दे रहा है या फिर किसी अदर मोड में एडवर्टीजमेंट दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी कवर किया जाएगा। और उस एडवर्टीजमेंट में आप क्या बोल रहे हो, गुड्स को बार्गेन प्राइस पे सेल करने की बात बोल रहे हो, 40% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से आप बातें बोल रहे हो, 20% ऑफ, 60% ऑफ, मतलब बार्गेनिंग शो कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ताकि पब्लिक इतना ज्यादा डिस्काउंट देख के आपके पास गुड्स परचेज करने के लिए आए। जबकि दैट आर नॉट इंटेंडेड, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी बार्गेनिंग पे सेल नहीं कर रहे। अब जैसे मान लो, अगर हम एक्चुअल एग्जांपल लें इसका, जब भी हम किसी ब्रांडेड शोरूम के बाहर देखते हैं, होर्डिंग लगी होती है 70% ऑफ, 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, 50% ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब हम उस शोरूम के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या किया होता है उन्होंने, काफी सारे उनके पास आर्टिकल रहते हैं, उनके अलग अलग उन्होंने ग्रुप बना रखे होते हैं, जिसपे ऑफ होता है, डिस्काउंट होता है, उसका एक अलग उन्होंने कैबिन बना रखा होता है, एक अलग काउंटर होता है। और जो फ्रेश गुड्स होते हैं, न्यूली अराइवल होते हैं, उनको अलग रखा होता है, उन पे कुछ भी ऑफ नहीं होता। और जबकि आपने बाहर नहीं लिखा ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर आप ओनली क्या लिखते हो बोर्ड पे, 70% ऑफ, 30% ऑफ, सीधा बस ये बोल देते हो, तो कस्टमर एक बार आपके पास विजिट कर ले, और जबकि अंदर जाने पे साफ पता लग रहा है कि कौन से गुड्स पे ऑफर, कौन से पे नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 में, परमिटिंग द ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट्स, प्राइजेस और अदर आइटम्स विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम एज ऑफर्ड और क्रिएटिंग इंप्रेशन दैट समथिंग इज बीन गिवन और ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज when it is fully or partially covered by the amount charged in the transaction as a whole। ये कह रहा है कि जब भी आप कुछ फ्री में साथ में गिफ्ट देने की बात करते हो, कोई एक गुड परचेज करो, उसके साथ हम कुछ फ्री देंगे, गिफ्ट देंगे, ठीक है, गिफ्ट हैम्पर देंगे इतने रुपए तक की शॉपिंग करने पे, और जबकि ऐसा एक्चुअल में ऐसा करने की कोई भी इंटेंशन आपकी नहीं है, बस वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। तो इसको भी हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर करेंगे। परमिटिंग the conduct of any contest, lottery game, game of chance or skill for the purpose of promoting directly or indirectly the sale, use or supply of any product or any business interest, except such contest, lottery, game of chance or skill as the prescribed, as may prescribed। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कस्टमर को करने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए आप पब्लिक को लालच दे रहे हो कि हमारे से गुड्स परचेज करो, इतने रुपए तक की शॉपिंग करोगे तो हम आपको एक कॉन्टेस्ट खिलवाएंगे, उसमें आप इतने रुपए तक का सामान जीत सकते हो, ऐसे है वैसे है। ठीक है, जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनके हमारे पास मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि
1000 रुपए की शॉपिंग करो, उसमें कूपन मिलेगा आपको, उस कूपन में आपके 5000 रुपए तक की शॉपिंग फ्री निकल सकती है, ऐसे है वैसे है। अगर वो सब एक्चुअल में हम दे रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी इंटेंशन, एक्सेप्ट वर्ड आ गया यहाँ पे, एक्सेप्ट का मतलब हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे एक्चुअल में, बस हम पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं, तो फिर वो भी किस में कवर होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। परमिटिंग विद होल्डिंग from the participants of any scheme offering gifts, prizes or other items free of charge on its closure the information about final results of scheme। अब देखो, इसको समझने के लिए आप यहां से पढ़ो, withholding the information about final results of scheme। withhold करना मतलब अपने पास रखना, बताना नहीं, ठीक है। मतलब आपने क्या किया था, कोई कॉन्टेस्ट खिलवाया था, एज अ सेलर हमने क्या किया था, पब्लिक को, जो हमारे पास कस्टमर्स आए थे, जो जिन्होंने हमसे गुड्स परचेज किए, उनका हमने कोई कॉन्टेस्ट खिलवाया, कोई लॉटरी वगैरह चली उनकी, उसका रिजल्ट हम अपने पास होल्ड करके बैठे हैं। जो सेलर है उसने रिजल्ट पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया, अपने पास होल्ड करके बैठा है। कॉन्टेस्ट खिलवा दिया, एडवर्टीजमेंट में बताया था, जब हमने एडवर्टीजमेंट दी थी उसमें बताया गया था कि आप हमारे पास 5000 रुपए की शॉपिंग करो, फिर हम आपको एक लॉटरी खिलाएंगे, उस लॉटरी के अंदर आप 5000 रुपए तक का फ्री गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हो, ऐसे है वैसे है। कस्टमर आए, उस कॉन्टेस्ट को देख के शॉपिंग भी की, लॉटरी खिलाई भी आपने, पर लॉटरी खिलवाने के बाद आपने उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी तो आप मिसलीड कर रहे हो कस्टमर को, ठीक है ना। तो वो भी किसमें कवर होगा सर, अनफेयर प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, परमिटिंग द सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और आर ऑफ ए काइंड likely to be used by consumer knowing or having reason to believe that goods do not comply with the standards prescribed by competent authority, do not comply with the standards prescribed by competent authority relating to performance, composition, contents, design, constructions, finishing or packing as are necessary to prevent or reduce the risk of injury to the person using the goods। ये कह रहा है कि परमिट करना मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऐसे गुड्स सेल कर रहा है, ऐसे गुड्स सेल कर रहा है, किनको, कंज्यूमर को या पब्लिक को, जिसमें सेलर जानता है कि जिन गुड्स में वो डील कर रहा है, जिन गुड्स को वो सेल कर रहा है, उसके लिए कंपीटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, या कंपीटेंट अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ते हैं, गाइडलाइंस कंप्लाई करनी पड़ती है उन गुड्स को सेल करने के लिए। और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सेलर ने ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रखा कंपीटेंट अथॉरिटी के थ्रू लेकर के, बिना स्टैंडर्ड फॉलो किए, बिना गाइडलाइंस फॉलो किए वो गुड्स को बेचे जा रहे हैं, जिसमें रिस्क है इंजरी होने का, इसको, उस पर्सन को जो गुड्स को यूज करने वाला है। तो फिर ऐसी प्रैक्टिस भी किसमें कवर होगी सर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर की जाएगी। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 5 में, permitting the hoarding or destruction of goods or refusal to sell the goods or to make them available for sale or to provide any service if such hoarding or destruction or refusal raises or tends to raise or is intended to raise the cost of those or similar goods or services। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो जानबूझ के रिफ्यूज कर रहा है, क्या करना, गुड्स को सेल करने से मना कर रहा है, रिफ्यूजल टू सेल द गुड्स, मतलब एक सेलर है जो गुड्स को सेल करने से मना कर रहा है, अपने पास होल्ड करके बैठा है, होल्डिंग मतलब गुड्स का स्टॉक इकट्ठे किया जाना, बेचेंगे नहीं, इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि जब मार्केट में और डिमांड बढ़ेगी और गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी, उस टाइम पे हम अपने गुड्स बेचेंगे महंगे रेट के अंदर। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स को होल्ड कर रहे हो, स्टोर किए जा रहे हो, सेल नहीं कर रहे, सेल करने से मना कर रहे हो, किस इंटेंशन से, बाद में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से, तो वो एक्टिविटी भी अनफेयर प्रैक्टिस में कवर की जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स कौन से होते हैं, स्प्यूरियस गुड्स कौन से होते हैं, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। स्प्यूरियस गुड्स वो गुड्स है जो एक्चुअल में बेकार गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स हैं, पर उनको हम जानबूझ के जेन्युइन बता रहे हैं। तो उन गुड्स की ट्रेडिंग करना, उन गुड्स में डील करना अपना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से, तो वो भी क्या माना जाएगा सर, अनफेयर प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। नॉट इशूइंग बिल और कैश मेमो और रिसिप्ट फॉर द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। जानबूझ के आप बिल वगैरह, इनवॉइस वगैरह इशू नहीं कर रहे कस्टमर को, कंज्यूमर को गुड्स के बदले में,
या सर्विस दी है उसके बदले में आप कोई भी इनवॉइस, कोई भी प्रूफ नहीं दे रहे जानबूझ के। कस्टमर आपसे प्रूफ मांग रहा है, इनवॉइस मांग रहा है, पर हम जानबूझ के नहीं दे रहे उसको इनवॉइस, तो वो भी अनफेयर प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिफ्यूजिंग आफ्टर सेलिंग गुड्स और एंटरिंग सर्विसेज टू टेक बैक। रिफ्यूज कर रहे हैं क्या करने से? वापस लेने से, डिफेक्टिव गुड्स को विड्रॉ करने से, और डिफेक्टिव गुड्स में डील करने से मना करने से, या डेफिशिएंसी इन सर्विस, हम जानबूझ के खराब सर्विस दे रहे हैं उसको रोकने के लिए भी मना कर रहे हैं, और कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं कर रहे कस्टमर को। जिनको हमने जानबूझ के डिफेक्टिव गुड्स सेल किए थे या डेफिशिएंसी इन सर्विस प्रोवाइड की थी, उनको हम रिफंड भी नहीं दे रहे। कंसिडरेशन देयर ऑफ इफ पेड within a period stipulated in the bill or cash memo or receipt or in the absence of stipulation within a period of 30 days। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि रिफ्यूज कर रहा है कौन? सेलर या सर्विस प्रोवाइडर। किस बात से रिफ्यूज कर रहा है? गुड्स को बेचने के बाद अगर वो गुड्स डिफेक्टिव थे, उन गुड्स को वापस देने से मना कर रहा है कौन? सेलर। और अगर से बायर ने पैसे पे कर दिए थे तो रिफंड देने से भी मना कर रहा है कौन? सेलर। और जनरली रिफंड कब तक दे देना चाहिए? ये कह रहा है कि उतने टाइम में देना है जितना टाइम आपने बिल के अंदर लिख के दिया था। और अगर बिल में कोई भी रिफंड की अमाउंट नहीं, डेट नहीं लिखी हुई थी कि कितने दिन में आप हमसे रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो आप 30 डेज के अंदर अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हो। या फिर बिल ही नहीं दिया, ठीक है, बिना बिल के गुड्स को सेल परचेज हुआ था, उस केस में भी 30 डेज के अंदर हम अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कब? अगर हमें डिफेक्टिव गुड्स दिए गए थे उस केस में। तो हम जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो इन सभी केस में रिफ्यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि ना तो मैं आपको रिफंड दूंगा, ना ही मैं गुड्स आपसे वापस लूंगा, ठीक है, चाहे वो डिफेक्टिव गुड्स ही क्यों ना हो। डेफिशिएंसी थी सर्विस के अंदर तो मैं कोई भी मनी वापस नहीं करूंगा। सेलर या सर्विस प्रोवाइडर साफ साफ मना कर रहे हैं ऐसा करने से, तो ऐसा करना भी क्या माना जाएगा? अनफेयर प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। और लास्ट लिखा हुआ है डिस्क्लोजिंग टू अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस। किसी एक पर्सन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को बता देना, ये भी अनफेयर प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। और जनरली ऐसा जो लोग प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए होता है, जैसे ऑडिटर्स हो गए। अब ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो किसी भी कंपनी की ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिट करने के दौरान सिंपल सी बात है उसको बहुत सारी कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंशियल बातें पता लगती है, और वो ऑडिटर क्या करता है? उस कंपनी की कॉन्फिडेंशियल बातें उस कंपनी का जो कंपटीटर है उसके पास लीक आउट करता है पैसे लेने के बदले में। तो ये एक्टिविटी भी किसमें कवर है सर? अनफेयर प्रैक्टिस में कवर की जाएगी। तो यहाँ पे हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस खत्म कर लिया। काफी बड़ी डेफिनेशन थी पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।